आए हो पढ़ने बनेगी जिंदगी, रख लो कॉपी पेन साथ में। स्वागत करूं मैं थारो मास्टर जी की क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुंडू थारा फिजिक्स का मास्टर लेकर आ गया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर। ठीक है, पहले लेक्चर में आपने चार्ज के बारे में सीखा था, दूसरे लेक्चर में आपने कूलम्ब्स लॉ के बारे में सीखा था, भाई दो फोर्सों के बीच का फोर्स। अब जो अगला टॉपिक है वो अभी दो चार्जों का हमने पढ़ लिया, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वाली चीज़ भी पढ़ ली थी, हमने सारी चीज़ कर ली थी। अब अगर एक चार्ज के ऊपर चारों तरफ 3-4 चार्ज और हो जाएं तो कैसे फोर्स लगेगा, वही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को करते हैं। तो टॉपिक का नाम है भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब ही यही है कि भाई बीच में एक चार्ज फंस गया, लो दो रकम नरे चार्ज हैं, उन सब का उसके ऊपर फोर्स पड़ने लग रहा है, तो उन्होंने कहा भाई मेरा टोटल फोर्स बता दो मेरे ती। ठीक है, थारी सारे की वजह तो जो भी फोर्स मेरे ऊपर लग रहा है उसकी एक तो प्रॉपर डायरेक्शन पता चल जाए। ठीक है, जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम उसका डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। जो फोर्स लग रहा है उनका नेट फोर्स विचार है कि भाई बताओ। ठीक है, तो उसी को हम सुपरपोजिशन में सोल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक और चीज़ आपके लिए, जितना भी स्टडी मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करने से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल के लिंक पर पहुँच जाओगे। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको सारा स्टडी मटेरियल आशीष सर, कभी कभार मैं भी दूंगा, नहीं तो सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे आशीष सर ही कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबसे मेन चीज़ है जो लेक्चर हम आपको दे रहे हैं उनको ध्यान से देखिए, समझिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। फिर भी कोई कमी रहती है तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, हर वीडियो या लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। अगर हम बताते हैं कि भाई वो लेक्चर आपको देखना सबसे पहले, तो आप उसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्ट बेझिझक आप हमें कमेंट के माध्यम से या फिर ये जो टेलीग्राम है इसके माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, आप सभी के लिए हम लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चैनल को भी इधर उधर आपके जो भी नोन हो या इधर उधर आपके स्कूल में हो, सभी स्कूल के लिए ये सेम ही चीज़ें हैं सारी, चाहे हरियाणा बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, मेनली फोकस हमारा सिलेबस पूरा करने पे फिलहाल, क्योंकि हमने लेट शुरू किया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अब हम अपने सिलेबस को थोड़ा सा आगे करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि हमारा एक Q1 जो चार्ज है वो फंस गया है बेचारा Q2 में और Q3 में, और ऐसे ही करके आपका बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं। मैं जैसे आपको पुराना टाइम, मतलब लास्ट लेक्चर वाली बात बताऊं कि मेरे पास Q1 था भाई, Q2 ने उसे तीर मारा, ये निकल गया, Q3 ने उसे तीर मारा, ये निकल गया, ऐसे करके Q4 भी तो अपना तीर मारेगा और Q5 भी। तो इसका मतलब क्या है, इसके चारों तरफ ना बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, तो उनकी वजह से आने वाले फोर्स को टोटलिंग करनी है और एक नेट फोर्स बताना है किस दिशा में होगा। ठीक है, तो चलिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट व्हेन ए चार्ज आर एक्टिंग, बहुत सारे आपके चार्ज हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं किसी एक सिंगल चार्ज पे। ठीक है, द टोटल फोर्स इज गिवन, जो भी टोटल फोर्स होगा गिवन चार्ज के ऊपर, कि भाई ये मेरा टेस्ट है, ये इसके चारों तरफ है बहुत सारे चार्ज हैं। ठीक है, तो वो टोटल फोर्स क्या आएगा आपका, वेक्टर सम से सोल्व होगा। वेक्टर सम करने के तरीके हैं काफ़ी, अगर सारे चार्ज, ये सारे फोर्स एक डायरेक्शन में आ गए तो आप उनको डायरेक्ट जोड़ सकते हो। ठीक है, और अगर आपके सारे फोर्स में से कोई फोर्स अपोजिट हो जाए तो आप उसे माइनस कर सकते हो, और अगर वो किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर उसके बाद भी हम उनके रेक्टेंगल कंपोनेंट तोड़ के एक्स और वाई में टोटल सम करके फिर लास्ट में फिर उसका एक वेक्टर सम करके नेट डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, वो वेक्टर सम से आपका जो 11th क्लास में आपने वेक्टर सम सीखा था उसी से सोल्व होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद अभी जो भी फोर्स है, अब इसके बाद ना एक कंडीशन रहती है कि जैसे मान लो भाई मेरा Q1 था और मैं निकाल रहा था भाई Q3 का, तो इनका जो मैं फोर्स निकाल रहा था Q2 बीच में टांग ना अड़ाए,
आइए बात समझ में। हम ये मान के चलते हैं कि जिन दो चार्जेज को हम बात कर रहे हैं उसके बीच में बाकी चार्जेज का कोई भी इंटरफेयर या इंटरेक्शन नहीं होता। आइडियल सिचुएशन मानकर हम करते हैं भी सबका कोलेक्टिवली निकल जाएगा। ठीक है, तो यही लाइन है कि टू फोर्सेज बिटवीन चार्जेज इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज, उसकी वजह से कोई फर्क ना पड़े। तो चलिए अब हमें अपना एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो अब हमारा भाई Q1 बीच में फंसा हुआ है, Q2 है। अब देखो बहुत सारी बुक में ना आपको Q0 और Q1 भी मिलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी गिनती को अगर 2 से शुरू करते हो तो 2 से आगे भाई 3, 4, 5 और n तक जाएगा। अगर मैंने 1 से शुरू किया तो आपका 2, 3, 4, 5 बाहर के चार्जेज का नंबरिंग देंगे। क्लियर है ये चीज़। अगर मैं 0 से शुरू करता तो भी 0 का 1 का, 0 का 2 का, 0 से 3 ऐसे चलता। अब मैंने 1 ले रखा तो 1 से 2, 1 से ऐसे काउंटिंग करते करते 1 से n वाला केस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मेरे पास जो फोर्स आएगा मुझे निकालना भी F नेट फोर्स। कूलम्ब लॉ सबको याद होगा ना, उसी को लिखने वाले हैं हम कि भाई मेरा पहला चार्ज देखना चाहता हूँ कि मैं भाई के पहला चार्ज मेरा अब Q1 है, Q1 के ऊपर ही सारी चीज़ें निकाल रही हैं तो उसके ऊपर असर डालने आया भाई Q2। अब बात देखते हैं भाई नीचे जो वेक्टर लिखना वो, अगर Q2 से मतलब 2 नंबर मान के अगर 1 तक की डायरेक्शन जाएगी तो यही तो डायरेक्शन लेकर जाएगी मेरी। लास्ट लेक्चर में आपको ये बात पता चलेगी क्यों मैं ऐसा एरो लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई मेरा जो R वेक्टर है वो मुझे अगर पूरा डायरेक्शन देखनी है ना, इसलिए R वेक्टर कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, 2 से शुरू करके 1 पे ख़त्म करना पड़ेगा और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चलना है। फिर मैं बात करता हूँ भाई तीसरे वाले चार्ज का, तो K, Q1 और तीसरा चार्ज डिस्टेंस फिर आपकी क्या होगी R3 से लेकर 1 तक और इसका भी स्क्वायर। ऐसे करते करते हम चाहे कितना भी लिखवा लो वहाँ तक लिख सकते हैं, R4 से लेकर 1 तक। ठीक है, उसका स्क्वायर ऐसे प्लस में उससे अगली टर्म फिर उससे आगे टर्म, ऐसे करते करते हम लास्ट टर्म तक पहुँचते हैं भाई Q पहला और आखिरी nth चार्ज। ठीक है, डिवाइड में n से लेकर 1 तक की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो आप ऐसे टोटल चार्ज को निकाल पाओगे। तो F नेट का फॉर्मूला बन जाता है। अब मुझे ये जो चीज़ें दिख रही है ना भाई, इसमें मैं पूरा पेज भर सकता हूँ, कॉपी भी भर सकता हूँ। अगर एक एक चीज़ लिखूंगा तो मैंने इनकी वैल्यू इनफाइनाइट ले सकते हैं भाई, 100 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, सबका थोड़ी ऐसे। तो ये कॉपी भरने वाले से बचने के लिए हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो क्या होगा भाई, जो जो कॉमन है ना वो निकाल सकते हैं हम। देखते हैं क्या क्या कॉमन है भाई। सब में सबसे पहले के हर टर्म के अंदर है और एक जिस फोर्स चार्ज के ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी हर जगह है। तो क्या ये दो चीज़ें हर टर्म से बाहर आ सकती हैं? तो हम सबसे पहले वही काम करते हैं। मेरे पास आ जाता है के, Q1 बाहर, अंदर क्या बचा भाई, दूसरा चार्ज और दूसरे चार्ज की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, फिर भाई अगला अब Q3 बचा है तीसरा चार्ज, तो R3 से लेकर 1 तक का और उसका स्क्वायर। अब उससे आगे चलते हैं, ऐसे करते करते सारे ही आएंगे और लास्ट टर्म को लिखता हूँ मैं QN, RN से लेकर 1 तक का पोजीशन वेक्टर और उसका फिर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा भाई, इसमें भी ज़्यादा प्लस प्लस चल रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसे और स्टैंडर्डाइज कर दूं कि मेरा जो F बनेगा वो नेट होगा। के तो मेरा बाहर पहले आ चुका है, Q1 भी बाहर आ चुका है। अब 1 तो हर जगह रिपीट हो रहा था, ये तो मैंने देख लिया, लेकिन मेरी गिनती है जो 2 से शुरू करती है और n तक जाती है। ठीक है, तो मैं कुछ और वो जुड़ती भी हैं, तो यहाँ एक वर्ड यूज या फिर कोई सिंबल यूज करते हैं जिससे शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि आप वैल्यू डालें, प्लस का निशान डाल दें बीच में जो भी टर्म बने, फिर वैल्यू डालें अगली और फिर प्लस का निशान डाल दें। तो उसी प्रकार मेरा बनता भाई यहाँ पर समीशन का साइन। ठीक है, मुझे एक आई शुरू करना है। अगर मैं Q1 को मतलब जो जिस चार्ज के ऊपर निकाल रहे हैं, अगर मैं उसे 1 नंबर ना देता तो मैं 1 से उसे 0 देता तो 1 से स्टार्ट करता। अब मैंने उसे 1 दे रखा तो मेरी स्टार्टिंग जो हुई है ब्रैकेट की वो 2 से हुई है, तो मैं इसे 2 से शुरू करके आई की वैल्यू को n तक लेकर जाऊंगा। तो अब मेरे पास सीधा सा छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है कि भाई आई की जगह मैं क्या लिखूं 2 और नीचे फिर आई से ही ले जाकर 1 तक ले जाऊं। ठीक है,
और फिर इस वेक्टर का स्क्वायर कर दूँ। तो अब इसका मतलब क्या, जब आप आई की वैल्यू 2 भरोगे तो Q2/2 1 बनेगा, फिर आप 3 भरोगे तो Q3/3 1 बनेगा। तो इस प्रकार ये आपका समीशन की पूरी सीरीज को हमने बहुत छोटे फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, आइए बात समझ में। तो ये आपका क्या हो गया है, सुपरपोजिशन। ठीक है, इसी सुपरपोजिशन को हम समझने थे। अब हमारे पास ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपका सुपरपोजिशन का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब हमारे पास ये कहता है कि भाई हमारे पास एक चार्ज है 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, आप हमें गिवन लिख लेते हैं। तो आपका जो क्यू चार्ज है, मतलब ये सारे ही चार्ज ऐसे सेम हैं। ठीक है, चाहे 1 हो, 1 से लेकर 5 चार्ज दिए गए तो सारे के सारे क्या आपके 20। अब जो माइक्रो कूलम लिखा है उसको अगर माइक्रो की वैल्यू रखें तो 20 इंटू में 10⁻⁻6 कूलम हो जाता है। फिर ये बात करता है भाई हमारी जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर्स में है। तो अगर आपकी सेंटीमीटर्स में है तो मुझे वो किस में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, 10⁻⁻2 मीटर। अभी मैंने ऊपर जस्टिफाई किया है कि हमारी डिस्टेंस का क्या होना है, स्क्वायर। तो आपका जहाँ भी डिस्टेंस स्क्वायर यूज होनी है वहाँ पर 10⁻2 एक बार, फिर 10⁻2 दो बार। तो इसका मतलब हो जाता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर नीचे यूज करना है। जो भी आपकी पोजीशन के हिसाब से डिस्टेंस आए सेंटीमीटर में उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10⁻⁴ से। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसे एक्स एक्सिस पर फोर्स एक्सपीरियंस भाई पहले हम निकालेंगे जब चार्ज आपका टेस्ट चार्ज जिस पे फोर्स निकलना है वो ओरिजिन पे हो, और उसके बाद उसकी पोजीशन चेंज करके जो Q x=2 पर है उसके ऊपर फोर्स बताना है। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें आनी है आपकी। तो मैं अब यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो अब मेरा चार्ज पहला कहाँ है, 0 पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और थोड़ा आगे। ठीक है, अब देखो इस नंबर में देखते हैं ना हम 0 2 4, ये इसका मतलब क्या भाई, आपको ग्राफ बनाने के लिए एक 2 का आंकड़ा ले लेना चाहिए, मतलब लिस्ट काउंट उसका 2 सेंटीमीटर रखेंगे। तो पहले मेरा नंबर आएगा 2, फिर उसके बाद 4 6 8 10 12 14 और फिर 16। आ गई ये बात समझ में। तो इसका मतलब क्या, मुझे पोजीशन रखनी है। अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, चार्जेज रखेंगे। तो एक चार्ज तो है मेरा यहाँ, फिर दूसरा चार्ज है मेरा Q 2 सेंटीमीटर पे, फिर 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, फिर मेरा अगला चार्ज है 8 सेंटीमीटर पे, और लास्ट वाला मेरा 16 सेंटीमीटर पे दे रखा है 5। तो अब आपको याद आ गया होगा कि भाई मुझे एक तो यहाँ निकालना है इसकी वजह से, तो इसकी वजह से ये चला गया मेरा पहला चार्ज दूसरे चार्ज की वजह से। फिर वही एक चार्ज यहाँ भी है मेरा, तो ये भी चला गया उधर फोर्स पहले के ऊपर तीसरे वाले की वजह से। फिर एक चार्ज मेरा यहाँ भी रखा हुई, ये भी आपको ऐसे फोर्स पहुँचा देगा F1 से 4 की तरफ। फिर यहाँ 5 पर है, ये भी इतनी दूर से अपना फोर्स भेजेगा F1 के ऊपर 5 की वजह से। तो अब ये सारे फोर्स एक साइड हो गए हैं। तो अब इन सभी को देखो, ये वीडियो जब एडिटिंग होगी तो आप इसमें समझ लिए एक्स की नेगेटिव की दिशा में ये सारे ऐड हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या, जो एफ है भाई हम अब सारे एक साइड है तो सिंपल एडिशन कर लेंगे। इनके तो बीच में एंगल भी 0 आ रहा है, तो वेक्टर एडिशन इतना मुश्किल नहीं होगा, डायरेक्ट सम करने से आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इस पार्ट को सोल्व करते हैं। तो मुझे चाहिए भाई एफ ए नेट। ठीक है, एफ नेट में मुझे याद है भाई के, अब तो दोनों चार्जेज भी सेम है। ठीक है, नीचे इसकी डिस्टेंस आएगी पहले चार्ज की, पहले चार्ज में आपकी डिस्टेंस है ये वाली। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 बनाते, तो इसका फिर होल स्क्वायर होना था, ये वही चीज़ है। ठीक है, फिर अगली टर्म देखता हूँ मैं, सेम काम वही होना है, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम रहने वाली है। लेकिन अब 4 से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 4 माइनस में 0, तो 4 का स्क्वायर।
और गुना में वो वैल्यू जो हमने पहले निकाल रखी है, ये वाली। फिर अगली टर्म पे अब ये चार्ज से देखते हैं, तो चार तो भी दोनों सेम है, डिवाइड। अब 8 में से 0 जाएगी तो 8, 8 का स्क्वायर इंटू में 10 की पावर -4 जो यहाँ निकाली थी। फिर आगे चलते हैं कि दोनों चार तो सेम हैं, इसलिए मैं इसको 1 और 2 नहीं दे रहा। आपको समझाने के लिए मैंने पोजीशन के नाम लिख रखे, भाई पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, लास्ट तक। तो अब आपका कितना गया, 16 - 0, तो 16 - 0 तो 16 का स्क्वायर इंटू में 10 की पावर -4। ठीक है, अब जो जो चीज़ें कॉमन थी हम वो निकालते हैं एफ नेट निकालने के लिए। अब मेरा बाहर क्या आ गया, के बी बाहर, क्यू बी बाहर, क्यू बी बाहर, और नीचे 10 की पावर -4 भी बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ है 2 का स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, प्लस में 1/4 का स्क्वायर, प्लस में 1/8 का स्क्वायर, प्लस में 1/16 का स्क्वायर। ये आपका इजी लैंग्वेज में पहुंच गया। अब हम वैल्यू भरेंगे के की, क्यू की, और बाकी सोल्व करेंगे। तो अब हमारी वैल्यू भरने के बाद एफ नेट आपका के की वैल्यू हो गई 9 × 10 की पावर 9, वैल्यू याद रखनी पड़ती हैं। और चार्ज की वैल्यू हमने क्या लेके चले थे, 20 इंटू में, तो 2 बार चार्ज है भाई, 20 2 बार लिख लेंगे। 10 की पावर -6 है, उसे भी हम 2 बार लिखेंगे। और डिवाइड में हमारा था 10 की पावर -4, और ब्रैकेट के अंदर है भाई 1/4 प्लस 1/16, 1/64 और 16 16 56, 256। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखते हैं भाई, पहले पावरों को निपटाते हैं, पावर हमें कंफ्यूज करती हैं। 9 इंटू में 20 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर, एक तो ये रही पावर वाली भाई 9, ये 6 और 6 माइनस के 12। ठीक है, और नीचे आपका है 10 की पावर -4। अब इसे भी देखते हैं, ये देखो ध्यान से देखोगे ना, 4 16 64 256, ये ना 4 के ही मल्टीपल हैं, और 256 इनके एलसीएम बनने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लगाने पर आपको रफ सा आइडिया मिल जाता है। जब लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें प्री डिसाइडेड होने वाली होती हैं, तो थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाता है तो क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो हमारा एलसीएम आ जाता है 256। ठीक है, 256 को 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 24। हाँ ठीक है, 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इधर पावर भी चल रही थी, 9 चौक 3600, इधर 10 की पावर, ये जो 10 है ये ऊपर जाने के बाद आपका प्लस पावर दे देगा, तो 9 - 12 और प्लस 4, अंदर आपका 256, और इधर बचा हुआ भाई 5 6 5 11 और 4 16, 6 4 1 5 6 5 11 और 4 15, नगल तो गई, ये आ गया आपका 5। ठीक है, और एक असल में 1 2 6 2 8 85। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, 3600 गुणा में 10 की पावर 9 और 4 13 माइनस के 12, तो प्लस का 1 बच गया। इधर आपका आ गया है 85 डिवाइड बाई 256। ठीक है, इसे और सोल्व करते हैं भाई, तो इधर आ गया आपका 36,000 पूरा मल्टीप्लाइड बाई 85 और डिवाइड में 256। 36 4 256 भी 4, तो इसे 4 पे काटो, 4 6 24 4 चौक 16, 4 नीम 36, 9000। और भी काट सकते हो आप, 2 पे काट लो, 2 3 6 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 0 और 0। ठीक है, इधर 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0। फिर
8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये लास्ट चीज़ आ गई हमारी 11 25 गुना में 85 डिवाइड बाई 8। मुझे उम्मीद तो है कि आप इसे खुद कर लेंगे। ठीक है, क्या मैं यहाँ इसे छोड़ सकता हूँ? अगर आपसे ये क्वेश्चन ना बने आगे जाकर तो मुझे आप बता देना। ठीक है, तो आपका एफ नेट ये आ चुका है, नहीं तो हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। अगर आपसे ना बने तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपका इतने न्यूटन फोर्स ये कैलकुलेशन अगर आई है आप 12th क्लास में इजीली हो जाएगी। अब बात आई थी कि भाई हमारे सारे फोर्स कहाँ थे, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में। तो इसका मतलब क्या, भाई सारे फोर्स टुवर्ड्स से लेफ्ट साइड हैं या फिर नेगेटिव एक्सरसाइज हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया। अब बात आती है सेकंड पार्ट पे। ठीक है, सेकंड पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो भाई हमारा होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। तो अब हमारा एक चार्ज तो यहाँ बिठा दिया भाई हमने Q2, और एक चार्ज यहाँ है Q1। 0 2 4 6 8 10 12 14 और 16 ये वाली चीज़ है। एक तो चार्ज हमारा यहाँ पर भी है 5वां। ठीक है, फिर एक हमारा था 8 पे और एक 4 पे था Q3। ठीक, आपके चार्ज ऐसे बैठ गए। तो उसने कहा कि भाई इस पे बताओ हमारा, एक बार क्वेश्चन को समझो कि भाई ये आपका यहाँ है चार्ज, तो भाई ये वाला चार्ज इस पे ऐसे एरो लगाएगा, तो एक फोर्स तो आपका आ गया ऐसे, फोर्स कौन सा, 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, फिर ये जो ये वाला है ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा, ये हो जाएगा आपका Q1 3 वाला। ठीक है, फिर आपका ये आएगा, ये भी ऐसे एरो लगाएगा और इधर जाएगा, तो Q1 4 वाला हो जाएगा, फोर्स आपका 1 4 वाला। फिर ये जो 5 वाला ये भी इधर, तो इसका मतलब क्या, आपका 3 फोर्स तो हो गए हैं इस साइड में और एक फोर्स हो गया इस साइड। तो ये से हम माइनस वाला मान लेते हैं भाई, इसको पॉजिटिव वाला, और नेट फोर्स आपके ज़्यादा फोर्स इसी साइड आने हैं, तो सिंपल जो अपोजिट डायरेक्शन वाला है उसे माइनस ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमारे पास जो एफ नेट आया था वो क्या बनेगा आपका, एफ नेट, मुझे याद है भाई मैं के और क्यू बाहर निकाल चुका था और नीचे 10 की पावर -4 भी निकाल चुका था। ठीक है, और सारे चार्ज की वैल्यू भी सेम है, तो मैंने उसका एक क्यू और निकाल लिया था। अब बात आती है भाई अंदर डिस्टेंस की ऐसे चलेगी, तो पहले मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, फिर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, फिर मुझे 8 वाली डिस्टेंस चाहिए, और फिर मुझे 16 से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो पहले डिस्टेंस देखते हैं जो माइनस वाली यानी अपोजिट नेचर वाली है। तो 1/, ये आपका 2 माइनस में 0, तो ये तो 2 ही आ गई, 2 का स्क्वायर। फिर हम देखते हैं भाई यहाँ से यहाँ गए, 4 माइनस में 2, तो ये आपका +1/2 का स्क्वायर। फिर हम देखते हैं भाई इस वाले चार्ज को, इस वाले चार्ज से यहाँ तक जाना है, तो 8 माइनस में 2 6, प्लस में 1/6 स्क्वायर प्लस, फिर आपका 16 से 2 तक जाना, तो 16 माइनस 2 14, 1/14 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले भी लिखी हैं, तो लिखो 9 × 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 20 गुना में 20 गुना में 10 की पावर -6 गुना में 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 10 की पावर -4, और अंदर चल रहा हमारा ये चीज़ तो कटने वाली है, 1/6 स्क्वायर प्लस में 1/14 स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये वाली चीज़ वही है हमारी, तो 9 दूनी 18 दूनी 3600 डायरेक्ट,
और आपकी 10 की पावर 9, 6 6 12 और 4 ऊपर जाएगी, 9 और 4 13 माइनस के 12, एक जीरो और। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं, इसको भी आप क्या कह सकते हो, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, प्लस में इसको भी कह सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर इंटू में 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 2 स्क्वायर दोनों जगह कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास बचता है 36,000 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, 4 बाहर आया और अंदर बचा 3 तिया 9 प्लस में 7 7 49। ठीक है, अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करने पे 4 एकम 4, 4 नीम 36, ये आ गया आपका 9,000। 9,000 ब्रैकेट के अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं 49 इंटू 9, क्लियर है, और ऊपर जाता हमारा वही 49 प्लस में 9। ये सोल्व करने पर अब बटे वाला है 9 1 जा 1, ये आ गया आपका सीधा 1,000 और 49 और 9 58, तो 58,000 डिवाइड बाई 49। ठीक है, 9 कट चुका था। ठीक है, तो आपका जो एफ नेट आया है वो क्या है आपका, पूरा 58,000 डिवाइड बाई 49। मुझे लगता है भाई इसको भी आप सॉल्व कर लोगे, इतना तो आपका फर्ज बनता है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा तो टाइम आप भी बचाओ। तो ये जो न्यूटन आएगा, अब मुझे पता चला भाई 3 फोर्स इस साइड है मेरे और 1 फोर्स इस साइड है, तो ये तो आपका नेट फोर्स इस दिशा में ही आना जो पहले वाला था। तो इसमें लिख देंगे हम टुवार्ड्स से, क्योंकि डायरेक्शन भी तो बतानी है, टुवार्ड्स लेफ्ट साइड अगेन, या फिर एक्स डैश की साइड, या फिर नेगेटिव एक्स की साइड, ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, आंसर निकाल कर हमने यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप इनसे एक बार मैच कर लेना। ठीक है, फिर भी कुछ गड़बड़ हो सकती है तो आप बता देना कमेंट्स में। अब बात आती है भाई आपका चार्ज के बारे में। ठीक है, अब हमें चार्ज के फोर्स के बारे में पढ़ लिया, चार्ज होता क्या है वो भी पढ़ लिया। अब बात आती है कि भाई जैसे मुझे अब चार्ज हमेशा ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाली, हमारे काबू की चीज़ हमेशा नहीं होती, हमें प्रैक्टिकली देखा जाए तो भाई चार्ज किसी न किसी चीज़ के ऊपर मिलना है, कहीं कोई वायर होगा उसके ऊपर मिलेगा, कोई सरफेस है उसके ऊपर आ जाएगा, या भाई किसी कंडक्टिंग या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर हो इनसाइड। तो इसी बेस पर हम पढ़ने वाले हैं अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, जो भी चार्ज होगा हमारे पास वो क्या होगा, ग्रेटर देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा गेम नहीं खेला जाना हमारा, अब बड़ी बड़ी वस्तुओं पे आएगा चार्ज। ठीक है, तो फॉर दिस वी इमेजिन दैट चार्ज इज स्प्रेड रीजन इज कंटिन्यूअस इन मैनर। तो जहाँ हमारा चार्ज आता है वो वहाँ पर एक रेगुलर फॉर्म में फैलता है। ठीक है, ये मान कर चलेंगे, जबकि जो इंसुलेटर चीज़ें हैं उनके ऊपर वो रेस्ट पे रहता है, फैलने वाला काम नहीं होता, लेकिन जो कंडक्टर होगा उसके सारे सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, सच ए चार्ज इज नोन एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात आती है भाई हमारे पास, मान लो कि भाई कोई एक चीज़ है, लेंथ की बात करते हैं हम, तो लेंथ के ऊपर जो भी चार्ज दिया जाए, ठीक है, तो लेंथ के ऊपर अगर मैं कोई भी चार्ज देता हूँ तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यही आपका पहला टाइप है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स हैं। तो पहला टाइप आपका क्या हो जाएगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि मैंने कोई तार ले लिया भाई और तार के ऊपर मैंने अपना चार्ज ऐसे बांटा, तो वो चार्ज हर जगह पहुंच गया। तो अब यहाँ पर वो ये थोड़ी बताएगा मैंने 10 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दिया, नहीं, वो सिर्फ लेंथ और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज देगा। ठीक है, आपकी लेंथ हो जाएगी और आपका टोटल चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग वन डायमेंशन। अब बात थी भाई हमारी लाइन की। ठीक है, वो लाइन आपकी ओरिजेंटल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, और आपकी जेड एक्सिस यानी कोई अदर स्पेस में भी। अब इस चीज़ को बताया जाए तो भाई वाई और वाई डैश, एक्स और एक्स डैश, और अगर मैं इसे लिखूं तो जेड और जेड डैश भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या भाई, आपका चार्ज अगर इस लाइन पे बांट रखा तो हम ये भी कह सकते हैं भाई जेड लाइन के ऊपर बांटा हुआ है, और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव कर दे तो मैं एक्स का भी जिक्र कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो कोई वायर है या कोई रोप है या कोई चैन है, उसके ऊपर जो चार्ज जैसे देगा तो वो एक लाइन के ऊपर चलेगा। द चार्ज डेंसिटी कंटेन पर यूनिट लेंथ ऑफ लाइन एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी।
तो इसका मतलब क्या है, अब लेंथ वाली चीज़ आई है इसीलिए इसको लैम्डा भी बोला गया, मतलब लैम्डा से डिनोट किया गया। लेंथ वाली चीज़ बतानी है तो लैम्डा लैम्डा से इजी टू रिमेंबर रहेगा। तो आपका टोटल चार्ज, जो भी चार्ज आपका दे रखा है, अगर हम उसे लेंथ पर बांट देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसी लाइन के ऊपर, लेंथ के ऊपर आपका चार्ज बिछा देना, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब यूनिट की बात करते हैं भाई। ये आपका कूलाम्स में जाएगा, लेंथ आपका मीटर में जाएगा, कूलाम मीटर पर मीटर। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट मीटर। ठीक है, कूलाम पर मीटर। अब दूसरी बात आती है कि भाई हमारी, देखो हमने एक डायमेंशन को, डायमेंशन का मतलब क्या भाई, आपका एक्स हो सकता है और वाई हो सकता है और जेड हो सकता है। इंडिविजुअली आप एक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिंगल पार्ट उठा के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं। अब बात आती है भाई, अगर मुझे एक्स और वाई दोनों एक साथ बताने हों, वाई और जेड एक साथ बताने हो और जेड और एक्स एक साथ बताने हों, तो आपको इसका मतलब क्या भाई, एक लाइन तो ऐसे लगेगी आपकी और एक लाइन ऐसे लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों चीज़ें कवर होती तो आपके एक कोई ना कोई एरिया बनता है, सरफेस बनता है। ठीक है, या फिर कोई आपका प्लेन बनता है। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं किसी सरफेस के ऊपर चार्ज बांट दूं, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर चार्ज बांट दूं, तो आपका वो क्या कहलाना शुरू हो जाएगा कि भाई इसका एरिया और जो अमाउंट ऑफ चार्ज दिया गया है उसका रिलेशन, कि अब मैं लाइन के ऊपर नहीं बांटता, मैं अब लाइन के साथ ब्रेथ को भी कवर करता हूं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी। एरिया में बांटा गया चार्ज से ये आपकी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो इट इज़ द चार्ज स्प्रेड ओवर ए टू डायमेंशनल सरफेस। टू डायमेंशन का देखो, जब भी हमने बताया कि भाई आपका टू डायमेंशन यानी एक्स और वाई का पेयर, और वाई और जेड का पेयर, और जेड और एक्स का पेयर, मतलब टू डायमेंशन एट ए टाइम। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, वन डायमेंशन एट ए टाइम, वो आपका लीनियर। अब दो डायमेंशन इकट्ठे कर रहे हैं तो प्लेन बनेगा, सरफेस बनेगा, एरिया बनेगा, उसके ऊर जितना चार्ज बटा गया वही आपका क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये सिग्मा से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, सिग्मा आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हमें पता है भाई यूनिट कैसे जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लिखने का तरीका हो सकता है भाई मीटर -2, कूलाम मीटर -2, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये हर पॉइंट पर सरफेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब चलते हैं थर्ड टाइप में। अब आपको क्लियरली हो गया होगा, सर ने पहले वन डायमेंशन पढ़ा दिया, अब टू डायमेंशन, तो अब जाएगा थ्री डायमेंशन। उसमें एक्स वाई जेड यानी स्पेस और आपका वॉल्यूम यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम थ्री डायमेंशन में एक्स वाई जेड को एक साथ पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, थ्री डायमेंशन एट ए टाइम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि रो हम वॉल्यूम के लिए मोस्टली यूज ही करते हैं। तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का सबको पता है भाई, लेंथ 3 बार आ गई हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये कूलाम और मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट बन जाती है कूलाम मीटर -3 और कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आसान चीज़ें थी। अब कहोगे सर इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर मैं कहूँ कि आपका ये टेस्ट चार्ज और एक कोई भी लाइन दे रखी है, उस लाइन के ऊपर जो चार्ज है, अब वो चार्ज तो बताएगा नहीं, आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, के चार्ज निकाल के भरना पड़ेगा जिस पे टेस्ट कर रहे हैं वो और उनके बीच की डिस्टेंस। तो जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कहाँ से निकाल कर लाएंगे, चार्ज डेंसिटियों से। अगर लाइन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इनके फॉर्मूले आपको याद रखने। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने
चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर क्या पड़ा, फोर्स। उस फोर्स को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मान लो मैं हूं भाई, आशीष सर मेरे ऊपर फोर्स लगा रही हैं, मैं उनके बराबर हूं, तो उनके फोर्स को अपने बोझ की वजह से या फिर अपने मास के वजह से हैंडल कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरा मास कम हो, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ एज कम्पेयर टू आशीष सर, तो आशीष सर जो मेरे ऊपर फोर्स लगाएंगे भाई, वो तो एक धक्के से मुझे उड़ा देंगे। तो उनका जो हांगा लगता है मेरे ऊपर पर यूनिट मास ऑफ मी, तो उसा हिसाब अगर हम यहाँ पे लगा लें कि भाई ये एक चार्ज और ये बड़ा सा चार्ज है, ठीक है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है भाई 10 न्यूटन का, ठीक है। अगर ये 4-5 कूलाम हो या फिर कोई और चीज़ हो, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इसे हटाकर दूसरा लेकर आऊँगा, तो मैं अब ऐसी चीज़ चाहता हूँ कि भाई इस बड़े चार्ज का मुझे ये पता चल जाए कि इसके पास इस जगह पर रखने पर पहला 1 कूलाम लेकर आऊँगा तो इतना फोर्स लगेगा, दूसरा आएगा तो वो दर ही पता चल जाए, रेट पता चल जाए कि भाई इसके आसपास की जगह पर हमें कितना फोर्स एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है। उसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड से आप समझो कि भाई एक कोई चार्ज आपका और उसके चारों तरफ की ऐसी जगह जहाँ पर दूसरा कोई चार्ज आए, यानी टेस्ट चार्ज आए या फिर मेरा Q1 आए, तो यहाँ जो भी चार्ज है मेरा, उसकी प्रभुता हो या उसका असर मुझे महसूस हो, वो ही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए, द रीजन सराउंडिंग चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब हमने जो 3 टाइप पढ़े हैं ना, उनके चारों तरफ भी फील्ड होने वाला है, इसीलिए तो वो पढ़ाए गए हैं, ठीक है। इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कोई जगह है भाई, वहाँ पर आपका कोई चार्ज है, मैं ऐसा तो है नहीं कि मुझे जाते ही सपने आने लग जाएंगे कि तो मैं वहाँ पर अपना एक टेस्ट चार्ज लेकर जाऊँगा, उसके ऊपर उसका असर देखूंगा कि भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, इसका जो अमाउंट है, अगर मेरे पास ये 1 है, जो हमारा टेस्ट चार्ज है Q0 = 1 कूलाम ले लिया, तो जो भी फोर्स की वैल्यू आने वाली डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। आगे आप धीरे धीरे सीखोगे इस चीज़ को, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू कुछ है तो मुझे फील्ड, तो वो जो मेरा टेस्ट चार्ज है ना, वही बताएगा कि भाई मुझे अब इसका असर फील होने लगा है उस सोर्स चार्ज का। तो एक चार्ज है जो अपना फोर्स फेंकेगा, एक चार्ज है जिससे मैं चेक करूँगा भाई कितना फोर्स है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक टेस्ट करने वाला, एक सोर्स वाला। तो सोर्स के चारों तरफ की ऐसी जगह जहाँ मैं उसे लेकर जाऊँ और मुझे एक्सपीरियंस हो जाए फोर्स का, ठीक है, या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन का, या फिर मुझे ऐसा पता चला कि वहाँ बहुत सारा चार्ज है जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी एग्जिट एट ए पॉइंट, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक origin is exerted on the stationary charge body placed at that point। अगर हम वहाँ पर कोई भी रेस्ट वाला चार्ज रख दें तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, या तो वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा या वो रिपेल होना शुरू हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि भी यहाँ पर जो रीजन है उसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, मैं आपको पहले क्लियर करके चलता हूँ, इससे डिनोट करेंगे हम ई से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हो गया ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपकी ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी आपकी ई से, और आगे जाके टॉपिक आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, वो भी आपका ई से डिनोट होगा, ठीक है। इन टॉपिक्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज़ें आपको कलेक्टिवली ई से ही रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफन कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम ही चीज़ होती है। एट ए पॉइंट इज डिफाइन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। आ गई ना वही बात है कि आपका पॉजिटिव चार्ज और उसके साथ साथ सोर्स चार्ज की पावर देखने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्मॉल टेस्ट चार्ज Q0 इज F, देन फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट डिफाइन एज। तो देखो, अब हम मानकर चलते हैं कि मेरे पास क्या है भाई, ये हमारा Q सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये बड़े वाला चार्ज है, ठीक है, और मैं इसके पास एक कोई Q0 चार्ज लेके जाता हूँ और मुझे यहाँ पर टेस्ट करना है कि फोर्स मेरा इस साइड लगेगा या फोर्स उस साइड लगेगा, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी। डायरेक्शन तो मैंने अभी जिक्र किया भाई, ये पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ, तो ये रिपेल तो करना है, ठीक है।
यहाँ रिपल का केस हो गया। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ अट्रैक्ट हो जाता। तो डायरेक्शन तो हमारी आइडेंटिफाइड है डायरेक्टली। अब बात आती है कि भाई इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, तो मैं अगर बाई चांस इस क्यू नोट को टेस्ट करके हटा दूँ, यहाँ कोई Q2 लेकर आऊँ, Q1 लेकर आऊँ, तो मुझे एक रेट पता चल जाएगा कि भाई अमाउंट ऑफ चार्ज डायरेक्ट। ठीक है, आगे समझोगे। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर इसका फोर्स निकालता हूँ। मेरा फोर्स क्या आएगा भाई, F इज इक्वल टू के क्यू, अब Q तो सीधा डायरेक्ट है, अब मेरा टेस्ट चार्ज आता है Q नोट और डिवाइड बाई इनके बीच की डिस्टेंस। अब देखो इनकी नोटेशन फिलहाल तो आपको आ गई है, बार बार बता भी चुका हूँ। अब डायरेक्ट बात करने वाले हैं डिस्टेंस के बीच का स्क्वायर की। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये फोर्स लगा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं Q नोट को ही क्यों स्पेसिफाई करूँ, मेरे पास Q की वैल्यू एनीथिंग हो सकती है, तो मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो सिर्फ मैं Q नोट की जगह कुछ भी पुट कर लूँ। तो इसका मतलब क्या, मैं निकालना चाहता हूँ भाई फोर्स पर यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है कि भाई F बाई क्यू नोट कर दूँ मैं, ध्यान से देखना। तो K क्यू नोट डिवाइड बाई आर स्क्वायर और डिवाइड में क्यू नोट बाई 1। तो इसका मतलब क्या है भाई, क्यू नोट बाई आर स्क्वायर, ये पलट कर क्यू नोट और ये कट गया हमारा। तो इसका मतलब क्या, मुझे जो चीज़ मिलनी है वो क्या है, क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। अब जो ये आंसर आपने निकाला है ना, क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखना भाई, हमारे पास के है हवा में, क्यू है और आर का स्क्वायर है, ये ब्रैकेट में बंद, और जो भी चार्ज आएगा मैं उसके साइड में रखता जाऊंगा। Q2 आया तो Q2, फोर्स का फॉर्मूला बन रहा है आपका, जैसा चार्ज वैसा फोर्स। तो अब कुल मिलाकर हमारा क्या आ जाता है कि भाई F बाई क्यू नोट या टेस्ट चार्ज या फिर फोर्स अपॉन में कोई भी चार्ज, जिस चार्ज की तुम बलि दे दोगे वो तो बन जाएगा टेस्ट चार्ज, जो उस फॉर्मूले के अंदर बच जाएगा वो हो जाएगा आपका सोर्स चार्ज। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अब ये जो क्यू है ये इसी का फील्ड कहलाएगा। ठीक है, आगे ये बात समझ में। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या भाई, हम यही बताते हैं कि भाई नॉर्मली आपका ये चार्ज बहुत मिनिमम होने वाला है या फिर 1 की वैल्यू को अटेंड करने वाला है। तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज क्या कर रहा, तो हमने अभी निकाला था भाई F बाई क्यू, और इसे वापस उसे दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब बात आती है कि भाई ये भी एक वेक्टर था तो ई भी एक वेक्टर होना है। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम एज इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स होती है। अट्रैक्शन है तो उसके हिसाब से, और पॉजिटिव है तो उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे ये वेक्टर भी होंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आगे डायरेक्शन वाली बात, एंड इट्स डायरेक्शन सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेस्ट चार्ज। आप ये बात समझ चुके हैं, क्योंकि फोर्स के अंदर से टेस्ट चार्ज को हटाना है। हटाना मतलब जीरो नहीं रखना है, डिवाइड में रख के या फिर उसकी वैल्यू को 1 मानकर आप उस फॉर्मूले को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना सकते हो। कई बुक में 1 मानकर भी बनाते हैं, ठीक है, और कई बुक्स में डिवाइड करके बनाते हैं। सिंपल सी बात है भाई, फोर्स मैं लगाता हूँ आशीष सर पे, आशीष सर के पर किलो के हिसाब से जो फोर्स लग रहा है मेरा वो फील्ड कहलाएगा। ठीक है, अब आशीष सर की जगह कोई 100 किलो का आदमी आ जाएगा तो उसके ऊपर मेरा फील्ड गुना में 100 किलो डायरेक्ट फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो फोर्स है पर यूनिट चार्ज बनना वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम रहेगी। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने निकाला अभी फोर्स अपॉन में क्यू। फोर्स का आपका क्या होगा, न्यूटन, और चार्ज का कूलम। न्यूटन पर कूलम आपकी क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज है तो हमें ये बात बताया कि भाई जो टेस्ट चार्ज है हम उसे क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लगना है भाई, इसका तो एरो ऐसे जाना था
तो आपकी डायरेक्शन क्या आ गई फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो गया। लेकिन जब ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो तो आपका क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा क्यू नोट के ऊपर, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड होगा। तो इसका मतलब क्या है, आप ये बात कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स में से क्यू हटा रखा है बस। आई बात समझ में, जो बच गया है उसी का फील्ड है, उसके चारों तरफ आर डिस्टेंस की लेकर रेडियस घुमा दो, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट के अकॉर्डिंग या फिर उसके लोकस पे आपको मिलेगा। अब बात आती है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स का आपको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कूलाम का आपने एम्पियर और सेकंड निकाल चुके हो। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इसी में लिखता हूँ। आगे बात समझ में, किलोग्राम आपका m1, लेंथ आपकी कितनी हो गई 1, और t आपका सेकंड ऊपर जाके फिर माइनस का हो जाएगा t की पावर -3 और एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़ें, इजी था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देखो भाई अब इसका मतलब क्या है, हम कहीं पर एक डायग्राम बनाते हैं ये कि मैं कोई एक पॉइंट चार्ज लेकर चलता हूँ। मेरा यहाँ पर क्या है भाई, ए पॉइंट के ऊपर आपका कोई भी क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज मान लिया मैंने, और इससे कोई आर डिस्टेंस रखते हैं, और यहाँ पर बी पॉइंट पर मैंने क्या रख दिया, क्यू नोट। ठीक है, अब इस सिचुएशन के हिसाब से मेरा फोर्स क्या बनेगा, F इज इक्वल टू के, भाई पॉइंट चार्ज मेरा Q, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड, तो के क्यू टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। आगे ये बात समझ में आपको, अभी अभी डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, और डायरेक्शन हो जाएगी हमारी आउटवर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम कह रहा हूँ मैं, इस दिशा में जो हमारे जो चार्ज है पॉजिटिव से वो एरो इस तरफ लगेगा, ये आपका फोर्स की डायरेक्शन आ गई। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उस पॉइंट पर, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ, तो मुझे डायरेक्टली याद है भाई F बाई क्यू नोट, तो हमारा फॉर्मूला ऊपर क्या है, के क्यू नोट बाई आर स्क्वायर, और इस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा मेरा क्यू नोट बाई 1, जो कि मैंने सोल्व किया था, बचेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन की बात आती है भाई, डायरेक्शन क्या होगी, अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज था तो ये हो गया ना, और ये वो पॉइंट है मेरा बी वाला, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में होगा आउटवर्ड। ठीक है, मैंने ऊपर आउटवर्ड लिखा तो यहाँ पर भी आउटवर्ड होगा। तो अब हमारा डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का सही फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पे इसका फोर्स, ठीक है, उसके बाद दूसरा चार्ज, उसके इसके ऊपर फिर फोर्स। तो इसका मतलब क्या है, मैं हर किसी का फोर्स निकालो डिवाइड में क्यू नोट कर दूं, तो बताओ क्या होगा। ठीक है, तो यही तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो फोर्स थे चारों तरफ है, अब उनमें से क्यू नोट गायब होने वाला है, और वो गायब हो गया तो इसका मतलब क्या है, पहले चार्ज का फील्ड फिर दूसरे चार्ज का फील्ड उसी पे जो गायब कर रहे हैं उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो ऐसे करते करते वापिस एन तक है, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आसान है ये। ठीक है, तो अब हम भाई हमारा क्यू नोट यहाँ है, ठीक है, और क्यू नोट टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं और Q1, तो इसका फोर्स चला जाएगा भाई ऐसे, इसका मतलब मैंने फोर्स ही निकाला है। फिर मैं इसके डिवाइड में इस क्यू नोट की बली दे देता हूँ, तो इसके फॉर्मूले से कटेगी तो क्या बचेगा, के
Q1 डिवाइड बाई R, कहाँ से 1 से 0 तक, और उसका स्क्वायर। निकल गया हमारा एक फील्ड। फिर मैं देखता हूँ भाई 2 को, यहाँ से इस पे लगेगा फोर्स 2 से 0 तक, तो इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले से डिवाइड करूँगा मैं Q0, वो भी गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, K Q2 R से 2 से 0 तक का स्क्वायर। आई बात समझ में। इस प्रकार छोटे छोटे सारे फोर्स निकाल कर सब में से Q गायब कर रखा है, यानी टेस्ट चार्ज को हटा रखा है। तो उनका वेक्टर सम जो हो जाए वही हमें क्या देता है, सुपरपोजिशन या फिर टोटल चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ ए चार्जेज Q1 एंड Q2 रेगुलर बेस पे। ठीक है, तो चलिए हमने चार्ज मान रखे हैं, उनकी पोजीशन भी है भाई P पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करते करते अगर आपके n है तो n तक का आएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 Q2 रिस्पेक्टली। अब बात आती है कि भाई अगर आप इसके फॉर्मूले को पूरा सोल्व करना चाहते हो, वही सेम आना है, तो आपका ई नेट क्या जाने वाला है। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं भाई K Q1 डिस्टेंस R से P तक की है, देखो हमने नोटेशन में लिखा है कि भाई P से 1 से P तक की, नोटेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो R कहाँ से शुरू करना, मेरे अकॉर्डिंग आप कहाँ से शुरू करोगे, पहले 4 से लेकर नोट तक इसका स्क्वायर। फिर दूसरे पे चलते हैं, K Q2 डिवाइड बाई R2 से नोट तक का स्क्वायर। फिर अगला K Q3 बाई R3 से 0 तक का स्क्वायर। ऐसे करते करते कहाँ तक लिखेंगे, K Qn और Rn से 0 तक। 0 यानी आपका P पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो जहाँ पर हमें नेट फील्ड निकालना है, फोर्स में से Q हटा रखा और कुछ नहीं। तो आपका ई नेट क्या आएगा। अब मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ भाई, हमारा के कॉमन है, बाकी चीज़ें तो ये पुराने वाली हैं। मतलब हमारा एक Q0 हुआ करता था, है ना, और वो बली दे दी, तो अब वो Q0 बार नहीं आ रहा, बाकी ब्रैकेट सेम चल रही है, सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले। तो देखो हमारा अब की बार सिर्फ अकेला K बाहर आया और अंदर बचा हुआ है Q1 R1 से 0 तक का स्क्वायर, फिर आपका Q2 R2 से 0 तक का स्क्वायर, और ऐसे करते करते भाई लास्ट में Qn डिवाइड बाई Rn से 0 तक का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें वही शॉर्ट फॉर्म बनानी है समीशन वाली, तो K समीशन क्या हो जाएगा, आई को हम शुरू करेंगे अब 1 से। पिछले में Q1 को यूज किया गया था, इसलिए 2 से शुरू किया था। अगर मैं वहाँ पर भी Q0 ले लेता तो i इज इक्वल टू 1 और n तक लेकर जाता, तो फिर बाहर आता मेरा K Q0 डिवाइड बाई, वहाँ नहीं था डिवाइड बाई कुछ नहीं, ठीक है, वो पूरी टर्म बचती। तो i इज इक्वल टू n, तो अब आपका क्या लिखूँगा मैं, i डिवाइड बाई आर आई नोट तक और इसका स्क्वायर। और डायरेक्शन अगर ये सारे एक लाइन में आते हैं तो जुड़ जाएंगे, और अगर ये अपोजिट होते हैं तो माइनस हो जाएंगे, और किसी डायरेक्शन पे आते हैं तो हम उनके कंपोनेंट्स तोड़ के या फिर उनके बीच का एंगल का पता लगाकर क्या करेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे 2 के पेयर पे, फिर जो जो रिजल्टेंट निकलता रहेगा उससे सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल आपको चुटकियों में होने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको फॉर्मूला समझ में आ गया, पूरी यूनिट ना 4 फॉर्मूलों पे डिपेंड कर रही है, आने वाले पार्ट में हम आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखो भाई हमारे पास क्या दे दिया उसने, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। तो अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना आपको, गिवन में मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और उसने वेस्ट की डायरेक्शन भी बता दी, तो इसका मतलब क्या है, वो सीधा वेस्ट में जा रहा है।
तो अब मैं थोड़ा सा इंडिकेशन ले लेता हूँ भाई, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। ठीक है, ऊपर से डायरेक्शन पता चल गई। अब कहता है कि व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट एक्ट ऑन द चार्ज ऑफ +2 चार्ज। मान लेता हूँ भाई मेरा यहाँ पर +2 माइक्रोकुलम चार्ज है। ठीक है, तो भाई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो फोर्स लेकर जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन तो देखो मैं यहीं से बता दूंगा, लेकिन अमाउंट ऑफ फोर्स आप बताएंगे। तो मुझे F का पता है, F होता है हमारा Q इंटू में E। क्लियर है, दोनों की सेम डायरेक्शन हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज है तो अच्छा है, वैल्यू भरो, क्योंकि वैल्यू कितनी हमारी 10 की पावर नहीं 2 इंटू 10 की पावर -6, ये तो होगा हमारा चार्ज की वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 10 की पावर 5। तो आपका ये तो कूलम हो गया, ये न्यूटन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, और कूलम से कूलम कट गया, यूनिट भी सही है। चलो एफ है क्या आएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -6 और +5। हमारा बचा 2 इंटू 10 की पावर -1। भाई 10 की पावर नीचे चली गई, 0.2 न्यूटन आ गया हमारा। ठीक है, टुवार्ड्स वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट नहीं मतलब सेकंड चार्ज के लिए Q2 हो गया। अब हमारा सेकंड पार्ट में क्या दिया भाई, Q की वैल्यू दी गई है -5 कूलम, ये हो जाएगा हमारा -5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है हमारा 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर रखा -5 माइक्रो कूलम। तो अब ये माइनस चार्ज की वजह से क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं तो हमारा सोर्स चार्ज रहा होगा, उसने इसको तो मारे हैं तीर और इसे खींचा है अपनी ओर, तो इसका मतलब क्या है, ये ईस्ट की तरफ चलेगा। ठीक है, तो चलिए फोर्स निकालते हैं, Q इंटू में E। ठीक है, चलो एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, अच्छी चीज़ है। Q की वैल्यू मैंने भरी भाई -5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में, और इलेक्ट्रिक फील्ड था मेरा 10 की पावर 5, सोल्व होने पर मुझे मिल गया -5 इंटू में 10 की पावर -1। अब हो गया मेरा -0.5 न्यूटन। और ध्यान से देखोगे ना, जैसे कि फोर्स चाहिए मुझे, तो भाई जो इलेक्ट्रिक था उसकी दिशा मान लूँ मैं, तो इलेक्ट्रिक की दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है ये। ध्यान देना एक बार, मान लोगे भाई कोई चीज़ आपकी इस तरफ है, मान लो ये A वेक्टर है जो आपका इस दिशा में है, और मैं इसे कहूँ कि भाई इसके अपोजिट चीज़ दिखानी, तो -B ही लिखूँगा ना कि भाई ये इसकी उल्टी दिशा में -B है। तो B तो उसकी काउंटिंग होती है कितना मैग्नीट्यूड है, और -B से क्या बताता है, इसकी उल्टी दिशा में ले लेना। तो यहाँ पर मेरा -B आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अपोजिट दिशा में फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो -5 माइक्रो कूलम है उसके ऊपर फोर्स इस दिशा में होगा। तो मैं लिख सकता हूं अब टुवार्ड्स ईस्ट। ठीक है, टुवार्ड्स से ईस्ट, या फिर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ, उसका उल्टा ईस्ट की तरफ। ठीक है, हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ ए 5 माइक्रोकूलम एट डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, अब गिवन देखते हैं आप, हमें गिवन दिया गया है वही अमाउंट ऑफ चार्ज, तो आपका Q ही है ये मेन सोर्स चार्ज बोल सकते हैं, 5 इंटू में 10 की पावर -6 कूलम। डिस्टेंस भी दी गई है, मतलब R की वैल्यू दे दी आपको 80 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर जानबूझ के दे रहे हैं, ये 80 इंटू में 10 की पावर -2 मीटर। अब हमारे पास क्या पूछ रहा है इन्हें, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, आपको E ही निकालना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, KQ/R²। तो वैल्यू आपने के ऊपर है,
9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 5 इंटू में 10 की पावर -6। नीचे क्या आएगा आपका 80 10 की पावर -2 होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर से ना कई बच्चे घबरा जाते हैं, मैं कहता हूँ डायरेक्ट 2 बार लिख लिया करो, ठीक है। 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 8 इंटू 80 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -4। चलिए अब हमारा आता है भाई 9 पंजे 45 इंटू में 10 की पावर 9 -6, नीचे वाली पावर ऊपर जाके प्लस का 4, नीचे हो जाएगा 8 6400, ठीक है। अब तक आपका यही है। अब बात आती है भाई 45 इंटू में 10 की पावर 9 और 4 13, 13 में से 6 गए 7 बच गए +7, ठीक है। नीचे आपका क्या है 6400, तो 2 जीरो और ऊपर जाएंगी या ऊपर की 2 जीरो खा जाएंगी, ये हो जाएगा आपका 5। 45 डिवाइड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2 जीरो ऊपर वाली चली जाएंगी, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको ये मेरी तरफ से तो न्यूटन पर कूलम निकल चुका है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है आगे सोल्व कैसे करोगे, तो मैं इसको क्या करता हूँ 450 बना देता हूँ, आपको आसान लगेगा कि भाई हाँ ये भाग हो सकता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4 रख लेते हैं, ठीक है। या फिर पूरा भाग करना चाहो तो कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर आ चुका है, नहीं तो लेक्चर आपका ये और ज़्यादा लेंथी होगा। अगर कोई भी कैलकुलेशन आपकी दिक्कत आती है तो मैं उसकी पोस्ट दोबारा भी डाल सकता हूँ सॉल्यूशन की, बट मैं चाहूँगा मिनिमम कम से कम 20 कमेंट ऐसे आने चाहिए जो कैलकुलेशन के लिए डिमांड करें अलग अलग बच्चों के, जेन्युइन बच्चों के, तो मैं आपको कैलकुलेशन भी सोल्व करके डालूंगा, क्योंकि फिर लेक्चर हमारा लेंथी हो जाता है, ठीक है। आप इसे सोल्व करना, आंसर मैच करना, कैलकुलेशन करोगे तो आपको कैलकुलेशन अपने हाथ से होनी चाहिए, तभी प्रैक्टिस बन पाती है। चलिए अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज एट ए डिस्टेंस से फील्ड निकालना है। डिस्टेंस दे दी 3 मीटर और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना। अरे वही फॉर्मूला, चलो गिवन में क्या रहेगा हमारे पास से, आर की वैल्यू है 3 मीटर, चेंज नहीं करनी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 500 न्यूटन पर कूलम, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब क्या, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो मुझे तो क्यू चाहिए, क्यू को मैं एक साइड बचा लूँगा, तो ई के पास पहुँचेगा आर स्क्वायर और के पहुँचेगा नीचे, ठीक है। तो अब लिखते हैं भाई 500 गुना में आर का स्क्वायर 3 गुना में 3, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ये 9 तो उड़ गया हमारा, तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया 500 इंटू में 10 की पावर -9, नहीं क्यू था हमारा ये, ठीक है। तो हमारी क्यू की वैल्यू हो गई है कूलम। अब 2 जीरो हम इसे क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 5 इंटू में 10 की पावर -7, ठीक है। अगर मैं इसे एक जीरो नीचे दे दूँ तो 0.5 इंटू में 10 की पावर -6 कूलम भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई हमारा 0.5 माइक्रो कूलम चार्ज था। क्लियर है ये चीज़, आसान था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है 2 चार्जेज, 2 चार्ज दे रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 चार्जेज। देखा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब एक 2 क्वेश्चन निकलवाना चाहता है एक क्वेश्चन में। चलिए हम बनाते हैं डायग्राम। तो पहले इसने क्या बोला, मेरे पास है +5 माइक्रो कूलम, फिर दूसरी जगह पर मेरे पास क्या है +10 माइक्रो कूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस दे दी उसने 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट होने के बाद 10 इधर बचेगा 10 इधर बचेगा, वो भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट को हम बोल लेते हैं क्यू नोट। अपनी दिमाग में रखते हैं भाई क्यू नोट है वो, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या कहता है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ दीज। अगर मेरा Q पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या भाई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा +10 वाला, और उधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा 5 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है 5 की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है 10 की वजह से। तो चलो निकालते हैं। आर की वैल्यू 16 होकर, ध्यान से देखा तो मुझे 10 सेंटीमीटर ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, आप कर दी ना मिड पॉइंट होने पर, तो 10 × 10 की पावर -2। क्लियर है ये चीज़। उसके बाद आपका पहला चार्ज क्या है, Q5 वाला लेके चलते हैं हम, 5 माइक्रो कूलम। तो मेरा E5 क्या आ जाएगा उस पॉइंट पर, के Q5 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 9 × 10 की पावर 9 × 5 × 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 10 × 10 की पावर -4, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं वही, आपका R की वैल्यू फिर सेम 10 × 10 की पावर -2। अब Q10 वाला कितना हमारा, 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ जाएगा, 10 वाला निकालना ना मैं, तो के Q10 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये भी आपका 9 × 10 की पावर 9 × 10 × 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 10 × 10 की पावर -4। अब ध्यान से देखा जाए तो सारी चीज़ें ही मैच हो रही हैं, इसकी तो कॉमन ले लिया जाएगा। तो E10 वाला ज़्यादा होने वाला है, तो इसका मतलब क्या है, इसका फील्ड ऐसे और इसका फील्ड आधा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या भाई, आपका E10 - E5 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका। तो अब हमें पता है कि भाई 9 से ये वाली टर्म सेम है, ये वाली टर्म सेम है, ये वाली टर्म सेम है। 10 की पावर -6 सेम है, -6 सेम है, नीचे वाली टर्म भी हूबहू सेम है। तो इसका मतलब क्या, 10 और 5 है। तो अगर मैं सारी चीज़ों को कॉमन निकाल लूँ बाहर, तो मुझे क्या मिलेगा, 9 × 10 की पावर 9, और नीचे आपका 100 × 10 की पावर -4, ठीक है, इंटू में 10 की पावर -6, अंदर क्या बचेगा, 10 - 5, आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो अब इसे सोल्व करते हैं, 9 × 10 की पावर 9 -6 +4 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई में आपका 5 बचा हुआ, ठीक है। तो 9 × 5 = 45, 45 बटे में 100 गुना में 10 की पावर 9 और 4 13, 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेंगे, ठीक है। तो 2 जीरो नीचे से भी कट जाएंगी, तो आपका ई नेट आ गया डायरेक्ट। ई नेट आपका 45 × 10 की पावर 5, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अगर 10 की पावर 6 में पहुँचाना चाहो, नीचे 10 ऊपर 10, तो 4.5 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, -1 -1। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन है बहुत आसान, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। द 2 पॉइंट चार्जेज Q1 3 माइक्रो कूलम और -3 माइक्रो कूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 चार्जेज। अच्छा भाई, एक तो है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। तो आपका मन एक बार तो ज़रूर कह देगा कि सर जीरो होगा, जबकि जीरो नहीं होगा। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो कंडीशन बन सकती थी, नेगेटिव नेगेटिव होते तो कंडीशन बन सकती थी। नेगेटिव वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा, पॉजिटिव वाला रिपेल्सन वाला फोर्स लगाएगा, तो दोनों साइड इकट्ठी होने वाली हैं। यही था इस क्वेश्चन का मेन।
तो आपका मैं पहला चार्ज मान लेता हूँ +3 माइक्रोकुलाम, दूसरा चार्ज मान लेता हूँ -3 माइक्रोकुलाम। तो इनके मिड पॉइंट पे देखना है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर E- वाला, और इसकी वजह से भी जो आएगा वो भी हो जाएगा इधर E+ वाला। तो इसका मतलब क्या आपका ये तो सम होना है दोनों की वजह से। अब इन्होंने कही बात वही 20 सेंटीमीटर अपार्ट है दोनों, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका 10 सेंटीमीटर और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस भी इक्वल है, अमाउंट ऑफ चार्ज भी इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक का निकालो, 2 से गुना करो, ठीक है। तो ई नेट क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू के, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे चाहे कोई भी हो और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। तो 2 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, और क्यू का अमाउंट कितना था अपना 3 है, 3 इंटू में 10 की पावर -6 डिवाइड बाई डिस्टेंस हमारी कितनी थी 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 और 10 की पावर -2 -4, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 नीम 54, 54, हाँ ठीक है 54 आ गया। और नीचे आपका 100 गुना में 10 की पावर -4, ऊपर क्या बचा हुआ आपका 10 की पावर 3, ठीक है। तो आपका 54 ऊपर 3 7, ठीक है, गुना में 10 की पावर 7 और नीचे आपका 100, फिर वही आ गया आपका। तो 54 इंटू 10 की पावर 5 या फिर 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ये आपका क्या आ गया ई नेट, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, दिमाग लगाने से बन जाएंगे। फिर भी अगर किसी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब बात आती है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 10 की पावर -9 इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। आपने अभी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि भाई आपका पॉजिटिव चार्ज था, इधर आपका नेगेटिव चार्ज था और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने 5.4 इंटू 10 की पावर -6 निकाली है। और ये कहता है कि इसी पॉइंट के ऊपर मैं क्या रख दूँ, क्या रख दूँ, एक क्यू। तो ये और ये दोनों गुना हो के याद है हमें F = E गुना में Q, ठीक है। तो रखो फॉर्मूला, F = E की वैल्यू कितनी थी हमारी 5.4 इंटू 10 की पावर 6 गुना में 1.5 गुना में 10 की पावर -9। क्लियर है ये चीज़। तो अब आपको 54 गुना में 50 डिवाइड बाई 100 इंटू में 10 की पावर कितनी थी 6, ठीक है, 6 - 9। अब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का होगा। आई होप आप सभी इस चीज़ को कर पाएंगे, ठीक है। 10 की पावर -3 -2, नीचे वाली भी ऊपर जाएंगी, तो आपका आएगा 54 इंटू 15 10 की पावर -5, ठीक है। तो बेशक आप एक जीरो और लगाकर -6 भी कर सकते हैं, कोई नहीं, आपका न्यूटन आ जाएगा। अब बात आती है डायरेक्शन भी पूछिए क्या, तो डायरेक्शन आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, टुवार्ड्स नेगेटिव की तरफ फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज से तो रिपल्सन फील होगा उस चार्ज को, और वो नेगेटिव चार्ज की तरफ इस फोर्स से एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका F आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं, यार यहाँ बोर्ड में आया हुआ है, 4 चार्ज Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड A, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर एंड गिव रीजन आल्सो। चलिए
मैं आपको एक स्क्वायर बनाकर थोड़ा सा इस चीज़ को समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। वो कहता भी मैंने क्यू चार्ज पॉजिटिव यहाँ बिठा दिया, क्यू चार्ज यहाँ बिठा दिया, क्यू चार्ज यहाँ बिठा दिया, क्यू चार्ज यहाँ बिठा दिया, ठीक है। और वो जो हमसे पूछना चाहता है वो है ये पॉइंट कि भाई सेंटर पे यहाँ रख दिया मैंने वो चार्ज, ठीक है, मैंने रख दिया यहाँ पर। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो भी मेरा क्यू नोट भी पॉजिटिव होता तो मैं इसको देखता तो ये इसे ऐसे तीर मारता, इसकी वजह से ऐसे तीर लगता। ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये चारों बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या भाई, ये एरो ऐसे लगता भाई, इसका अमाउंट और डिस्टेंस का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में के वाली टर्म आ गया पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड में भाई इसको हटा देते हम, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, ऐसे। तो ये भाई साहब भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भेजेंगे, सेम डिस्टेंस, सेम टेस्ट चार्ज और सेम अमाउंट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कंडीशन बनेगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये पॉजिटिव वाला, ये भी रिपल्सिव वाला, और साइमल्टेनियसली ये भी अपना इधर भेजेगा और ये भी आपका उल्टा जाएगा। तो इसका मतलब कुल मिला के भाई एक तो ये बनता है इसको काटने वाला, ये और ये, फिर ये जो कंडीशन होती है इसे काटने वाला इधर बनता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन के बारे में आपको डायग्राम बनाना है। अगर वो 3 मार्क्स में जाता है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, 2 मार्क्स में तो डायग्राम बनाया, नेट फोर्स 0 दिखाया, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स है वही नेट 0 है। तो 0/Q करने पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। क्लियर है ये चीज़, ये क्वेश्चन आसान था। अब बात आती है 4 चार्जेज आर, ये ठीक ठाक क्वेश्चन चलेगा आपका। देखिए इसमें 4 चार्ज दे रखे हैं, ध्यान से देखना, आपको एक बार मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। यहाँ पर तो है -Q, यहाँ पर है -2Q, इधर है सिंगल Q और इधर है, मैं मान लो कि ये लाइन मिला देता हूँ। क्वेश्चन समझना आपको, सेम कंडीशन भाई, इसने अपने एरो इधर मारा, ये Q के अकॉर्डिंग मारेगा और डिस्टेंस दोनों की सेम है तो ये 2 के हिसाब से मारेगा। तो इसका तीर तो दुगनी लेंथ का होगा, इसका आधी का होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 गुना है, ये सिंगल है, तो 2 में से एक गया तो एक ही बचा ना, तो एक वाली कंडीशन इधर बचेगी। सेम यही है, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को 2 गुनी तरफ से अपनी तरफ खींचेगा और ये इस चीज़ को एक पावर से खींचेगा। तो इसका मतलब क्या, वो उधर जाएगा और उधर जाएगा। तो मेरे पास रिजल्टेंट ये आने वाले हैं और ये आपस में जब जाते हैं तो इनके बीच में बनता है 90 का एंगल। तो अब वो केस बन गया कि भाई आपका ए वेक्टर और आपका बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अब आपका आता भाई इस पे, तो आपके डिस्टेंस कितने दे रखे हैं, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो साइड देखते हैं हम, साइड आपकी 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 10 × 10⁻², तो 0.1 मीटर। क्लियर है, वैसे 0.1 फिर कोई नहीं, चलो करते हैं। तो इसका मतलब क्या, जो नेट आने वाला है इधर वो आएगा इधर, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया पॉजिटिव चार्जों की वजह से। तो E पॉजिटिव
के क्यू और बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। मैं इसे थोड़ी देर के लिए x मानता हूँ, इसे भी x मानता हूँ, तो x का स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार मुझे ई नेगेटिव वाला भी देखना है, वो आपका क्या हो जाएगा के। अब नेगेटिव वाला भी इधर आएगा और इसकी वजह से इधर आएगा, तो इधर ही नेट बचेगा मेरा ई नेगेटिव। मुझे फिर इसको x मानना पड़ेगा, तो के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, दोनों हैं तो सेम अमाउंट में, लेकिन एक तो नेट निकल कर आ गया है इधर, ध्यान से देना, एक निकल कर आ गया है इधर और एक निकल कर आ गया है इधर। मैं इस चीज़ के बीच में 90 वाली चीज़ को बाहर लेकर आता हूँ भाई, एक इधर है एक इधर है और बीच में 90, तो इसका रिजल्टेंट निकल कर आएगा यहाँ। ठीक है, तो मेरे पास जो चीज़ निकल कर आई है, एक तो ये है और एक ये है। ये आपका ई नेगेटिव वाला और ये आपका ई पॉजिटिव वाला। अब हमें चाहिए इसकी एक्स की वैल्यू। देखिए गाइज, ये साइड और ये साइड और ये मैंने सिर्फ कितना पोर्शन निकाल लिया, ये वाला पोर्शन बाहर निकाल के यहाँ लेकर गए हम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये था आपका 10 और ये आपका x और ये भी आपका x है। क्लियर ये चीज़, और बीच में बना हुआ आपका 90 का एंगल। तो मुझे पता है भाई x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ये तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और मुझे तो सिर्फ x स्क्वायर चाहिए था 100/2, ये आपका आ जाएगा 50। ठीक है, और 50 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, इस चीज़ को भी देखना हमें। तो एक्स स्क्वायर से अगर मुझे मीटर बनाना होगा तो 50 गुना में 10 की पावर -2 करता था, -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या था, मेरे पास ई पॉजिटिव कितना आया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और ये आपका मान लेते हैं भाई ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, बीच का 90। ठीक है, एंगल मिला हुआ मुझे, और ई नेगेटिव मेरा है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो मुझे ये ज़रूर पता भाई ई नेट मेरा ट्रायंगल से आ सकता है, तो ई पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस में ई नेगेटिव का स्क्वायर प्लस में 2 ई नेगेटिव ई पॉजिटिव कोस 90, ये टर्म तो मेरी हो गई 0 और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ें बची है मेरे पास। तो मेरे पास आता है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर करना प्लस में के क्यू बाई एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर करना और रूट करना। ठीक है, आपका आ जाएगा ई नेट। तो इसका मतलब क्या भाई, ये टर्म भी आपकी हूबहू सेम है। तो हमारे पास ई नेट आ जाता है, ई नेट आ जाता है हमारे पास 2 के का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर और एक्स की पावर 4 और सब का रूट। तो ध्यान से देखो तो मैं 2 का रूट ही बचा, के एज इट इज रह गया, क्यू एज इट इज रह गया और एक्स की पावर स्क्वायर, और ये सारी चीज़ें मैं आपकी निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो √2 को अपने पास रखो और ब्रैकेट में वैल्यू भरो, 9 × 10 की पावर 9 और Q की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोकूलम, 1 गुना में 10 की पावर -6, इसका भी हिसाब हो गया। और डिस्टेंस मैंने अभी निकाली थी, एक्स स्क्वायर की पूरी ही निकाल रखी है, 50 × 10 की पावर -4। ठीक है, √2 को बाहर ही रहने दो, अंदर सोल्व करते हैं। ऊपर तो आ जाता है 9 और नीचे आ जाता है भाई 50 की एक पावर को ये खा जाएगा। ठीक है, 9/5 और ऊपर जाएगी 3, 9 और 3 10 की पावर 9 + 3 - 6। ठीक है, तो 9/5
और √2 गुना में 10 की पावर 9 3, चलो 6 मतलब 3 गए माइनस के 3, ये तो वही बच गया 9 3 12, 12 मतलब 6 गए प्लस के 6। ठीक है, करो सोल्व। 9√2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू में 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 5, 5 2 पे ही चला गया, तो आपका आंसर 18√2 गुणा में 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब इसे सोल्व करने के बाद आपका ये आंसर आता है या नहीं आता, ये आप खुद चेक करके मुझे बताएंगे। ठीक है, अब बात आती है, देखो अब मैं धीरे धीरे ना आपको वो चीज़ समझा चुका हूँ कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। क्लियर ये चीज़ है। अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज के पास में टेस्ट चार्ज लेके गया ये, इसके ऊपर लगेगा फोर्स। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मेरा जो टेस्ट चार्ज है वो कहाँ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज उधर भागना शुरू करेगा। समझ रहे इस चीज़ को, ये पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज, इसका मामूली सा मास है, ये मूव कर सकता है फ्रीली। अगर मैं इसे यहाँ छोड़ दूँ तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स है, तो ये ऐसे चलना शुरू कर देगा। जैसा इसके ऊपर फोर्स लगेगा मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद बात आती है भाई ये नेगेटिव चार्ज और ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो मैं इसे छोड़ दूँ तो ये इसकी तरफ चलना शुरू कर देगा। तो आपको यहाँ पर क्या पता चलेगा कि भाई जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है ना, उसकी जो मोशन की डायरेक्शन या उसका जो पाथ है, अगर वो किसी लाइन को खींचता चले, वो लाइन किसको इंडिकेट करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो सकती हैं, लोकस ऑफ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, जो भी किसी चार्ज के पास छोड़ा जाए और अपनी तरफ अपनी मन मर्जी से जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फील्ड का इफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो मोशन कर रहा है, तो वो जो लकीर खींचेगा वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है भाई, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये से दूर भागता हुआ एक लाइन खींचेगा, तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा टेस्ट चार्ज दूर भागेगा। तो इसका मतलब अगर दूर भागता है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ आउटवर्ड होंगी। ठीक है, अब जो फोर्स लगता है ना वो हमेशा सेंटर में से लाइन एक पार करते हैं। मैंने जितनी बार भी तीर मार के दिखाए हैं वो सारे कैसे दिखाए हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज और इधर से ऐसे एरो लगता है। कैसे, चलिए देखिए कि मान लो मेरा कोई पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऐसे एरो मारता है। तो अगर मैं इसका जहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो वो ऐसे तीर मारता, तो अगर ये सेम डिस्टेंस पे रहते हैं तो ये हमेशा एक रेडियस के अकॉर्डिंग आपका बाहर फोर्स का भी तीर मारेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मारेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को बताते बताते हमने क्या बना दी, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूँ तो वो अपने आप यहाँ से चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फ्रॉम एनी पॉजिटिव चार्ज। कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे बाहर की तरफ फील्ड लाइनें निकलेंगी। ठीक है, और अगर वो नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, उससे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा। जो नेगेटिव हो वो क्या करेगा, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्शन पॉजिटिव के से बाहर निकल रही थी उन सब को इनफाइनाइट तक खींचेगा। मतलब पॉजिटिव से निकली हुई एक, मान लो पॉजिटिव है, उसके पास एक पॉजिटिव छोड़ दिया मैंने, तो पॉजिटिव चलता रहेगा, मतलब रिपल्सन इसे फील होता रहेगा जब तक तो कोई उसे नेगेटिव ना मिल जाए। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी चार्ज हैं फ्रीली वो अगर मूव कर सकते हैं तो वो हमेशा उन लाइनों को फॉलो करते रहेंगे जो आपकी कभी ना कभी पॉजिटिव से निकली होंगी और कभी ना कभी नेगेटिव में समाप्त हुई होंगी। ठीक है, तो चलिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए इमेजिनरी लाइन। असली में तो ये दिखाई नहीं देती, अगर मेरे ऊपर अभी चार्ज होगा तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ये सिर्फ हमारे दिमाग में मानी हुई है कि भी ऐसी लाइन कोई है जो पॉजिटिव चार्ज हमेशा फॉलो करता है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन कर्व्ड थ्रू ए रीजन ऑफ स्पेस, सो
दैट इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अगर मान लो कि मेरा भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन देखना, चलो कई बार ऐसे घूमकर मेरी लाइन आ गई तो मुझे इस पॉइंट पे देखना, तो भाई इस पॉइंट पे तो यही है आपकी टेंजेंट है और यही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस टाइम पर, और यहीं पर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी बनेगा। क्लियर है ये चीज़? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो डायरेक्शन इंडिकेट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पता ही है फोर्स के इक्वल जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर इंट्रोड्यूस बाय माइकल फैराडे टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को वो देखना चाहता था, लोगों को दिखाना चाहता था कि ऐसा होता है, ठीक है। अब बात आती है भाई, एक क्वेश्चन और आता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो काटती नहीं। मान लो मैं दो पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, समझना ये चीज़, बड़ा पॉजिटिव चार्ज और ये दो टेस्ट चार्ज, क्या ये भी तो पॉजिटिव हैं, क्या ये आपस में मिल पाएंगे? इनके बीच में तो छोटा मोटा रिपल्सन तो होगा, कहीं ना कहीं ये तो मिलने से रहे, तो ये भी अपनी लाइनों को अलग अलग करते चलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को काटने से भी बचने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। चलो हम ये चीज़ बना के देखते हैं। मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज भी है पॉजिटिव ही, तो अब मुझे पता है कि भाई इसका एरो इस साइड लगेगा। अगर ये यहाँ होता क्यू टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो इसका एरो ऐसे लगता। तो क्या मैं इस आर वाली डिस्टेंस पर एक ऐसे नॉर्मली एक लाइन खींचूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा रेडियस की तरह बाहर निकलने वाला हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो इसका मतलब क्या है कि हम सेंटर पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखें तो उससे हमेशा बाहर की तरफ एरो निकलते मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम लग रहा है इनमें, इनको आप मान लीजिए कि भाई ये हमेशा आपके रेडियली आउटवर्ड होंगे। किसके लिए? जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है ये चीज़? इसी प्रकार ये मेरा कोई नेगेटिव चार्ज है सेंटर पे, ठीक है, तो यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज ले लिया मैंने पॉजिटिव, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ होता तो भी यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता, और अगर यहाँ होता तो भी। तो इसका मतलब क्या है, रेडियली इनवर्ड होगा। कहीं से भी आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में समाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मैं एक तरीके से ये बात कह सकता हूँ कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सोर्स यानी एमीटर है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्सेप्टर है या उसे ख़त्म करने वाला है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती रहती हैं और अनंत तक जाती हैं नेगेटिव चार्ज की खोज में। जहाँ उन्हें नेगेटिव चार्ज मिलता है वहाँ वो एंड अप करती हैं, ठीक है। और जहाँ पर भी ये वेक्टर हैं हमारे, वहीं पर भी अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी पड़ी, अगर टेढ़ी लाइन आ जाती है, कैसे भी करके आती हैं, अगर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई है तो यहाँ पर मुझे पूछा कि भाई पी पर बताओ, तो पी पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। टेंजेंट, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाए वहाँ पर जिस दिशा में वो जा रहा है उसी दिशा में आप टेंजेंट खींच दें। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ कर वहाँ एक टेंजेंट खींच दें उस पॉइंट पर, वो डायरेक्शन होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मान लो भाई मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई और कोई मुझसे पूछता है कि सर क्यू पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ या इलेक्ट्रिक फील्ड की
डायरेक्शन बताओ। तो मैं यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींच कर क्या कहूँगा, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। ठीक है, और ये तो पॉजिटिव चार्ज से एमिट हुई थी कहीं दूर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी कहीं से ऐसे पहुंच रही होगी, तो वो कह दे कि सर पी पॉइंट पर बताओ, तो आपको ऐसे देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी। दिस इज ऑल्सो द पाथ ऑन विच ए पॉजिटिव चार्ज विल टेंड टू मे इफ फ्री टू शूट। सो अगर हम किसी खाली पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दें तो वो भी ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करता हुआ ट्रैक करेगा, उसके ट्रैक को ही हम फिर क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो पॉजिटिव चार्ज भाई पॉजिटिव से दूर भागेगा, नेगेटिव तक पहुंचेगा, सिंपल बात है। टू लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये रूल आपका 10वीं में पढ़ा था आपने, यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ कि भाई कोई भी दो लाइन ऐसे काट गई। ठीक है, तो मुझे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। भाई सर इसके हिसाब से तो हो जाएगी ये, और इसके हिसाब से हो जाएगी ये, ऐसा कभी नहीं होता। सुपरपोजिशन समझाया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का, जितने भी चार्ज होंगे सब का क्या करते हैं हम, क्या करते हैं हम कि भाई सबको इकट्ठा करके नेट निकालते हैं, और नेट एक होता है, तो यहाँ टू डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एट ए सिंगल पॉइंट देयर कैन नॉट बी टू डायरेक्शन। अगर ये एक दूसरे को काटेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है, ये काटने से बचती हैं, ये साइड बाय साइड सप्रेस हो जाएंगी, जैसे उंगलियां हैं ये पास आ जाएंगी, लेकिन काटेंगे नहीं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये कभी काट नहीं सकती। द नंबर ऑफ लाइन लिविंग ए पॉजिटिव चार्ज और इंटरिंग ए नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने तो अभी आपको समझाया कि भाई ये बाहर निकलती है, बहुत ज़्यादा होगा तो ध्यान से देखो, ऐसे नहीं होगा जल्दी जल्दी कंडेंस पूरा, इतनी करोड़ों लाइनें निकलेंगी, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना कमज़ोर होगा उतना ही। तो इसका मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा लाइन उतना ज़्यादा फोर्स। एक और चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, जैसे मान लिया हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये लाइन ऐसे चली गई, दूसरी लाइन यहाँ इसके बिल्कुल पास है, और यहाँ गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब पता है क्या है, कि जब हमारा Q पॉजिटिव आएगा तो ये इस कंडेंस वाली जगह में होगा, और यहाँ पर आर्क बहुत कम होगी, तो फोर्स बढ़ जाता है। ये किए है ना हमने 3-4 क्वेश्चन, कि हमने डिस्टेंस को आप कर दिया तो फोर्स 2 टाइम्स बढ़ गया। वो यही कारण है कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपकी ये लाइनें निकलेंगी, और इनका ये जो वाला रीजन है, यहाँ क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ ऐसे दूर जाते जाते ये दूर होनी शुरू हो जाएंगे, ये गैप बढ़ेगा, तो जहाँ पर ये वाइडर होंगे वहाँ पर क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बात डिसाइड करती है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये बात भी पता चल जाती है कि भाई उसका अमाउंट ज़्यादा है या कम है। ठीक है, सेम आपका नेगेटिव के लिए होने वाला है कि भाई सारी चीज़ें उसके अंदर आने की कोशिश करेंगी, जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही पॉजिटिव लाइनों को अपने अंदर एंड अप करने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, बता चुके हैं भाई, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव के अंदर समाएंगी, एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज डू नॉट स्टार्ट और स्टॉप इन मिड स्पेस, अपने आप से कभी स्टार्ट नहीं होते। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई ये कहीं से भी चल पड़ेंगे, नहीं, जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ से निकलेंगी, नेगेटिव के अंदर जाएंगी। ठीक है, तो इसका सीधा सा बना सकते हैं हम कि भाई आपका पॉजिटिव चार्ज और आपका नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटते तो है नहीं, तो ये चीज़ें बनेंगी आपकी, और फिर जो ऊपर वाली होंगी वो ऐसे घूम घूम कर आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब समझ पा रहे हो आप, ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ ये आपका क्या बन रहा है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझा रहा है। ठीक है, यही कैसे एक बार पॉजिटिव का भी देख लो, ये पॉजिटिव,
भाई यहाँ से लाइन निकल ली, इधर की भी आ गई, नहीं भी काटते नहीं है एक दूसरे को, तो ये इधर से ऐसे बेंड होके जानी शुरू हो जाएंगी। आइए बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है, ये साइड बाय साइड सप्रेस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन बनती है आपकी रिपल्सिव की। तो यहाँ फोर्स आ जाता है बाहर निकलने वाला, और यहाँ फोर्स आ जाता है अट्रैक्टिव वाला। तो ये उधर भगाएगा, ये उधर भगाएगा, और इसके अंदर क्या होगा, ये इधर और ये इधर। आइए बात समझ में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बात आती है कि भाई जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ध्यान से देखो, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये लाइनें ज़्यादा इकट्ठी हो रही हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसका मतलब क्या है, जब ये सेंटर की तरफ चलते हैं तो वहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और यहाँ जहाँ वाइडर होती जा रही है ये, वहाँ आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड या कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। फिर बात आती है भाई, अगर मान लो भाई ये टेढ़ी मेढ़ी एक जैसी चले, तो एक जैसी चलने में तो बहुत अच्छी बात है। इनके बीच का गैप अगर सेम होगा, ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है, वो बराबर सीधी और एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। अब सीधी सी बात, अभी पॉजिटिव से तो वो निकली और नेगेटिव में वो खत्म हो गई, ठीक है। तो ये लूप तो बना ही नहीं सकती। एक जगह स्टार्टिंग है, इनिशियल पॉइंट, एक जगह उनकी एंडिंग है, एंडिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट है, बीच में लोड कराना ही नहीं। तो लूप जब बनता है, जब आपका फॉर एग्जांपल अब मेरे पास अगर एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई कहानी यहीं रुक जाती है, नहीं, साउथ से नॉर्थ भी जाती हैं। तो इनका तो एक लूप बनता है कि भाई साउथ से अंदर की तरफ ये लूप बन गया, इसी को लूप कहेंगे हम। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये रुक जाती है बस। क्यों? क्योंकि भाई नॉर्थ और साउथ ये तो हमेशा साथ रहने वाले हैं, कभी भी मोनोपोल ऑफ मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मुझे ये बात पता है, पॉजिटिव चार्ज अपना अकेला फुल मज़े से रहेगा, नेगेटिव चार्ज अकेला कहीं भी रह सकता है। तो जब दोनों चार्ज डाइपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फेंकने वाला, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेने वाला, ठीक है। इन ए रीजन वेयर देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर एब्सेंट। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो क्या दिखाऊं, कुछ नहीं, ठीक है। दिस वाई द इनसाइड ए कंडक्टर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो जहाँ पर भी आपका, ठीक है, कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है, तो इस आपकी लाइनें कैसे जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी, इसको अवॉइड करेंगी, ठीक है। आइए बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं वहाँ लाइनें ही नहीं, जहाँ लाइनें वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दैट्स इट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स एंड और स्टार्ट्स नॉर्मली परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये बात पक्की है। देखो कोई भी कंडक्टर होगा, कोई भी कंडक्टर होगा तो क्या होगा आपका, ये मान लेते हैं भाई कंडक्टर आ गया, तो कंडक्टर के अंदर ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई भी चार्ज देता हूँ, मान लो मैंने चार्ज दे दिया, तो ये इसके सरफेस पे चला जाता है, ये कंडीशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर रहता ही नहीं। क्यों? ये कहानी आपको कैपेसिटर के टाइम पे बताऊंगा मैं, ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब क्या, जो चार्ज सरफेस पे ही मिलने वाला है, तो अब मुझे पता है कि भाई ये तो ऐसे निकलेगा, ये भी ऐसे निकलेगा, ये भी ऐसे निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, कंडक्टर के अंदर सारा का सारा चार्ज सरफेस पे लाई करता है, और सरफेस से मतलब यानी पॉजिटिव चार्ज, उसका काम ही है भाई, जहाँ भी अगर मान लो मैं ये बताऊँ ना कि भाई यहाँ है मेरा चार्ज Q, तो इस पे से परपेंडिकुलर बाहर निकलेगा n कैप, ठीक है, जो कि
सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाएगा, उसे नॉर्मल भी बोल सकते हैं और परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी बोल सकते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सरफेस पे, अगर नेगेटिव है तो इनवर्ड होगा। तो इसका मतलब क्या, जो मेरा सरफेस बनेगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 90 का एंगल जरूर बनाएगी, उसे नॉर्मली भी बोलते हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। क्लियर है ये चीज़। द रिलेटिव क्लोजनेस, अगर मान लो आपकी लाइनें हैं जैसे डायग्राम में मैंने अभी दिखाया, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ गैप बढ़ गया। ये चीज़ें मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ग्रेटर होगा या स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा होगा और ये थोड़ा कम होगा। सम अदर एग्जाम्पल, भाई पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ गए, ये रिपल्सन का केस आपका, ये भी रिपल्सन का केस है। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ये अट्रैक्शन का केस हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं 2-3 क्वेश्चन जो हरियाणा बोर्ड में आए हुए हैं। अब बात करता है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अबाउट ए पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट के लिए क्या होगा, छापो, ये मेरा पॉजिटिव और इससे बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये रेडियस के अलोंग ही तो जा रही हैं सारी, तो रेडियली आउटवर्ड ढूंढो वो, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कितना इजी है। अब ये कहता है भाई डायग्राम दिखाओ, फिगर सोन सम ऑफ फील्ड लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू दिस, तो आपको ई ए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ। मैं हिसाब लगाता हूँ भाई, ये वाला डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर भी सेम है गैप, अगर गैप सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सी के, और ये गैप कितना ज़्यादा हो गया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या भाई, ज़्यादा होने पर गैप है वो लेस माना जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बी से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हुआ, ई ए बराबर है ई सी, ठीक है, और ग्रेटर देन बी, हाँ, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। और 2024 का क्वेश्चन है ये। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, क्वेश्चन चाहे कैसा भी बने। अब बात आती है, कंसीडर द सिचुएशन शोइंग व्हाट इज द साइन, साइन का मतलब देखो, अब मेरे पास Q2 है भाई, बाहर जा रही है, डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड, ये भी, और एक ये है जिसमें सारी लाइनें कुछ तो इसकी ही आ गई और सारी लाइनें अंदर भी आ रही। तो सीधी सी बात है भाई, जहाँ पर बाहर जाएंगी दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज, और जिसके अंदर लाइनें आ रही होंगी वो नेगेटिव चार्ज। अब बात आती है भाई, इसमें से 1 2 3 4 5 6 लाइनें गई हैं, इसमें भी 6 और मान लो तो 12 लाइनें तो इसमें से निकली हैं, और इसमें 3 और 3, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो इसका मैग्नीट्यूड है Q1 का माइनस होते हुए भी लेस होगा Q2 से पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज। आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, भाई पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे ख़त्म होती हैं, नेवर इंटरसेक्ट होंगी, ठीक है, इनके बीच का स्पेस डिफाइन करेगा स्ट्रोंगनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या वीकनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी से फिर फोर्स भी डिफाइन कर देंगे। फिर उसके बाद होता है ड्रा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर सिंगल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज लिया, एक सर्कल बनाया, ठीक है, और उससे रेडियली आउटवर्ड नहीं, रेडियली इनवर्ड नेगेटिव चार्ज एक्सेप्टर है ना, तो अंदर की तरफ बना दिया। डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाना, लेक्चर हमारा थोड़ा लेंथी हो गया है, ठीक है, और इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब थोड़ा सा और हाई लेवल होने वाला है, तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप सभी लेक्चर्स को ध्यान से देखेंगे। कुछ छोटी मोटी दिक्कत आती हैं तो कमेंट में बताएंगे आप, ठीक है। तो साथ ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए, हम भी आपके लिए टाइम से काम करते रहेंगे, लेक्चर आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक मेरे साथ रहने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।
करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे वीडियो ने शेयर भी कर दियो और बढ़ा दियो चैनल की हाइप।